हेलो। प्रोबेबिलिटी चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं एक बार फिर से और एक्सप्लेन कर देता। तो बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो देर आर एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। तो उसमें सक्सेस होगी और फेलियर होगा। सक्सेस इज पी एंड फेलियर इज क्यू एंड पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। तो आर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? आर सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी एन सी आर पी रेस टू आर क्यू रेस टू एन माइनस आर। नेक्स्ट है कि अगर मैं बोलता हूँ एक भी सक्सेस नहीं आई, एक सक्सेस आई, दो सक्सेस आई से लेके सारी सक्सेस आई, तो इसकी प्रोबेबिलिटी का सम आएगा 1, क्योंकि ये 1 सब में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो जो 1 टोटल प्रोबेबिलिटी है वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो तुम इसको इस तरह से भी प्रूफ भी कर सकते हैं। पी ऑफ 0 प्लस पी ऑफ 1 प्लस पी ऑफ 2 से लेके पी ऑफ एन, तो ये हो जाएगा एन सी 0 सक्सेस रेस टू एन फेलियर रेस टू 0, एन सी 1 सक्सेस रेस टू, ओहो एक मिस्टेक हो गई, सक्सेस रेस टू 0 फेलियर रेस टू एन सी 1 सक्सेस रेस टू 1 फेलियर रेस टू एन माइनस 1, एन सी 2 सक्सेस रेस टू 2 फेलियर रेस टू एन माइनस 2 प्लस डॉट 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 लास्ट में एन सी एन सक्सेस रेस टू एन फेलियर रेस टू 0। और ये बायनोमियल थ्योरम से ये p प्लस क्यू रेस टू एन का एक्सपेंशन लिखा है विच इज़ 1 रेस टू एन, तो विच इज़ 1। तो यानी सारी प्रोबेबिलिटी का सम कितना आएगा? 1। नेक्स्ट टॉपिक है रिकरेंस फार्मूला। तो रिकरेंस फार्मूला का मतलब होता है आर प्लस 1 को आर के टर्म्स में लिखना। तो देखो पी ऑफ आर कितना होगा? एन सी आर पी रेस टू आर क्यू रेस टू एन माइनस आर। पी ऑफ आर प्लस 1 कितना होगा? एन सी आर प्लस 1 पी रेस टू आर प्लस 1 इंटू क्यू रेस टू एन माइनस आर माइनस 1। तो पी ऑफ आर प्लस 1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेसेस, तो एन सी आर प्लस 1 इंटू p रेस टू आर प्लस 1 इंटू क्यू रेस टू एन माइनस आर माइनस 1 अपॉन एन सी आर पी रेस टू आर क्यू रेस टू एन माइनस आर। तो इन दोनों में से ये ऊपर p बचेगा, इन दोनों में से नीचे एक q बचेगा, और इधर ये इस एन सी आर को एक्सपेंड कर देंगे, तो n फैक्टोरियल अपॉन r प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल, और इधर ये एन सी आर को एक्सपेंड करेंगे, ऊपर p बचा हुआ है, तो n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, और नीचे एक q बचा हुआ है, तो ये हो गया p ऑफ r प्लस 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ r। नेक्स्ट है कि एन फैक्टोरियल कैंसिल, आर फैक्टोरियल में ये आर प्लस 1 में आर प्लस 1 बचेगा, इधर ये नीचे ऊपर एन माइनस आर बचेगा, तो पी ऑफ आर प्लस 1 अपॉन पी ऑफ आर इज इक्वल टू एन माइनस आर इंटू पी अपॉन आर प्लस 1 इंटू क्यू। तो दिस इज द रिलेशन, तो ये वो रिलेशन आएगा। तो इसको लिख सकते हैं पी ऑफ आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन माइनस आर इंटू पी अपॉन आर प्लस 1 इंटू क्यू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस। तो ये हो गया रिकरेंस फार्मूला। तो रिकरेंस फार्मूला में फंडा क्या होता है कि आर वाले की प्रोबेबिलिटी पता है तो आर प्लस 1 की फाइंड आउट कर सकते हैं, आर प्लस 1 की अगर प्रोबेबिलिटी पता है तो आर प्लस 1 की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें ध्यान रखना पी प्लस क्यू हमेशा 1 रहता है, सक्सेस प्लस फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि 100 कॉइन्स हैं, तो n इज इक्वल टू 100 हो गया, और कॉइन जो है वो बायस्ड है, तो बायस्ड है तो यानी अभी हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं होगी। अगर अनबायस्ड होता, फेयर कॉइन होता, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ और टेल आने की प्रोबेबिलिटी हाफ होती। लेकिन ये बायस्ड कॉइन है, तो मैं बोल दूंगा कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी p है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी p है, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1 माइनस p हो जाएगी। नेक्स्ट, पर उस क्वेश्चन ने एक हिंट दी है कि 50 हेड आने की प्रोबेबिलिटी और 51 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो अगर मैं सक्सेस बोलूँ कि हेड आना है, अगर मैं सक्सेस बोलूँ हेड आना है जिसकी प्रोबेबिलिटी p है, तो 50 हेड आना और 51 हेड आने की प्रोबेबिलिटी सेम है, यानी 51 सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी और 50 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सेम है। तो रिकरेंस फार्मूला, तो p ऑफ r प्लस 1 अपॉन p ऑफ r इज इक्वल टू n माइनस आर अपॉन r प्लस 1 इंटू पी अपॉन क्यू। तो r की जगह क्या रख देंगे? 50, तो r की जगह आ जाएगा 50, n की जगह आ जाएगा 100,
और P अपने को निकालना है और Q हो जाएगा 1 माइनस P। तो ये हो जाएगा P ऑफ 51 अपॉन P ऑफ 50 इज इक्वल टू 100 माइनस 50 अपॉन 50 प्लस 1 इंटू P अपॉन Q। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ 51 सक्सेसेस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 50, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये 50P अपॉन 51Q इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 50P इज इक्वल टू 51Q। तो 50P इज इक्वल टू 51 इंटू 1 माइनस P। तो वो हो जाएगा 50P इज इक्वल टू 51 माइनस 51P। तो 101P इज इक्वल टू 51। तो P आ जाएगा 51 बाय 101। P आ जाएगा 51 बाय 101। तो 51 बाय 101 यानी ये होगी प्रोबेबिलिटी हेड आने के लिए, पर ये बायस्ड कॉइन है इसलिए प्रोबेबिलिटी इक्वल नहीं आ रही है। तो 51 बाय 101 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड फॉर बायस्ड कॉइन। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेक्टेशन। तो एक्सपेक्टेशन का जनरल मीनिंग तुम ऐसे ले सकते हो, इट्स एवरेज वैल्यू। एक्सपेक्टेशन का जनरल मीनिंग तुम ले सकते हो, इट्स लाइक एवरेज वैल्यू। तो मान लो P इज अ पर्सन्स चांस बोले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब यहाँ पे उसके जीतने के इन एनी वेंचर। तो P उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी है और M अमाउंट स्टेक पे लगा हुआ है। तो M अमाउंट स्टेक पे लगा हुआ है, एक एग्जांपल से भी समझेंगे इसको। तो M अमाउंट इन केस अमाउंट जब वो जीत जाएगा, ही विल रिसीव he or she, तो he or she will receive in case of सक्सेस मतलब जीतना। तो एक्सपेक्टेशन होगा प्रोबेबिलिटी, तो एक्सपेक्टेशन होगा प्रोबेबिलिटी इंटू अमाउंट। तो प्रोबेबिलिटी इंटू अमाउंट इज अ एक्सपेक्टेशन। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। तो एग्जांपल क्या कह रहा है कि A और B दो लोग हैं जिसमें पहली चांस A को मिल रही है जी खेलने के लिए, A हैज़ अ फर्स्ट थ्रो। तो 11 रुपये स्टेक पे लगे हुए हैं, तो जिसका पहले 6 आ जाएगा वो 11 रुपये जीत जाएगा। तो इस गेम में क्या हो रहा है कि एक डाइस है, तो जब जिसका पहले 6 आएगा वो जीत जाएगा। तो बताओ इन दोनों की एक्सपेक्टेशन क्या है। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। अगर इसमें A को पहले चांस मिल रही है खेलने की, तो A के जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो इसकी एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा ही होगी। बाकी ये मैथमेटिकली देख लेते हैं। मैथमेटिकली ये आ भी जाएगा कि किसके जीतने की चांसेस और एक्सपेक्टेशन क्या है। तो A के जीतने के प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो A कब जीतेगा कि 6 आ गया, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है तो 6 नहीं आया, फिर B का भी 6 नहीं आया, फिर A का 6 आया, क्योंकि हमें A को जिताना है। फिर A का 6 नहीं आया, B का 6 नहीं आया, A का 6 नहीं आया, B का 6 नहीं आया, फिर A का 6 नहीं आ गया। तो ये ऐसे चलता ही रहेगा, दे आर इंडिपेंडेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये ऐसे चलता ही रहेगा। 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6, 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 5/6, 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 5/6, 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 डॉट डॉट डॉट। इसमें 1/6 कॉमन आ जाए, नहीं तो जाने दो 1 पॉइंट। ये ऐसे देख लेते हैं, ये इनफाइनाइट जीपी है, ये इनफाइनाइट जीपी है जिसमें फर्स्ट टर्म 1/6 है और कॉमन रेशियो 25/36 है। तो सम कितना आएगा, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो अपॉन फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो ये आ गया 1/6 अपॉन 11/36। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है 6/11। तो A के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 6/11। तो B के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1 माइनस 6/11 यानी 5/11। तो देखो ना 6/11 इज ग्रेटर देन 5/11, तो मोर देन 50% चांसेस है A के जीतने के। और सही बात है, उसको फर्स्ट चांस मिला है। तो A का एक्सपेक्टेशन कितना होगा, प्रोबेबिलिटी इंटू अमाउंट। अमाउंट कितना था 11 रुपये, तो एक्सपेक्टेशन आ जाएगा 6 रुपये। तो B का एक्सपेक्टेशन कितना होगा कि 5/11 इंटू ₹11, तो प्रोबेबिलिटी इंटू अमाउंट, तो ये आ जाएगा 5 रुपये। तो A के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो उसकी एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा है। अच्छा थोड़ा और समझते हैं इस एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या है। तो इस A की एक्सपेक्टेशन 6 रुपीज़ का क्या मतलब है। तो इसका क्या मतलब है कि मान लो पहला मैच खेला A जीत गया, दूसरा मैच खेला A जीत गया, तीसरा मैच पहला मैच खेला A जीत गया, 11 रुपये मिलेंगे ना। दूसरा मैच खेला A जीत गया, तीसरा मैच खेला हार गया,
चौथा मैच खेला हार गया, पांचवा मैच खेला हार गया, ऐसे करते कुछ बीच में 11 जीत गया, फिर कभी जीत गया, फिर हार गया, जीत गया, ऐसे मान लो 100 बार मैच खेला, तो जब उसका एवरेज निकालेंगे तो वो 6 आ रहा होगा। तो ऑन एन एवरेज वो 6 रुपये जीत रहा है, इसका ये मतलब है। तो उसी तरह से बी की एक्सपेक्टेशन 5 रुपये का क्या मतलब है कि मान लो पहला मैच खेला बी हार गया, 0 रुपये मिले, दूसरा खेला बी हार गया, 0 रुपये मिले, फिर जीत गया 11 रुपये मिले, ऐसे करते करते कुछ तो 100 मैच खेले, उसका जब एवरेज निकालेंगे तो वो ऑन एन एवरेज 5 रुपये जीत रहा होगा।